एक दिन मुझे मजबूरन गुफा वाले बाबा के पास जाना पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन में मेरे पति की नौकरी चली गई तो हमारे घर के हालात बहुत ही खराब हो चुके थे। मेरी सहेली ने बताया था कि गुफा वाले बाबा के पास माथा टेकने से हर समस्या का समाधान हो जाता है। फिर एक दिन मैं गुफा वाले बाबा जी के पास चली गई। वो बाबा पूजा के बहाने मुझे अपनी गुफा के अंदर ले गया। वहाँ पर मेरे और बाबा के अलावा कोई नहीं था। कुछ देर बाद बाबा ने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। फिर एकदम से मेरी नजर बाबा के काले रंग के सांप के ऊपर गई। सांप को देखकर मैं घबरा गई और उसे बचने के लिए हाथ पांव चलाने लगी, लेकिन मैं अपने आप को बचा नहीं पाई। फिर बाबा ने भी मेरे अकेले होने का फायदा उठाया और मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि दोस्तों, मेरा नाम रितिका है और मेरी उम्र 26 साल की है। मैं शादीशुदा औरत हूँ। मेरे परिवार में मेरे पति राहुल और मेरी 2 बेटियां हैं। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। हमारी शादी को 15 साल हो चुके हैं। इसी बीच हमारी 2 बेटियां हुई। बड़ी का नाम हमने बड़े प्यार से रोशनी और छोटी का नाम काजल रखा। मेरे पति एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, मगर कंपनी में लॉकडाउन के दौरान उनकी नौकरी जाती रही। फिर हम पंजाब से दिल्ली शिफ्ट हो गए और काम की तलाश करने लगे। मेरे पति को कोई काम नहीं मिल रहा था। वो कई दफ्तरों में इंटरव्यू देने के लिए जाते रहते, पर फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसी कारण हमारे घर में आए दिन पैसे को लेकर लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। अब घर तो पैसों से ही चलता है। आम आदमी की जरूरत कभी खत्म नहीं होती। लिमिटेड पैसा होने की वजह से हम बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगे थे। हम दोनों के बीच अब और भी झगड़े होने लगे थे। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन मैं अपनी सहेली को ये सारी बातें बताई तो उसने मुझे बताया कि कोई बाबा है जो गुफा वाला बाबा के नाम से मशहूर है। कहते हैं कि उसके पास जाने से हर कोई समस्या का समाधान हो जाता है। दूर दूर से लोग उसके पास माथा टेकने के लिए आते हैं। उस बाबा को लोगों ने काफी बड़ा दर्जा दिया हुआ है। कहते हैं कि वो बाबा मन की शक्ति प्रदान करता है और लोगों के दुख तकलीफ दूर करता है। मैंने अपने पति को यह सारी बात बताई। मेरे पति इन सब बातों में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने मुझसे कहा, तुझे अगर जानना है तो जाओ, मगर मुझे इन सब के लिए फोर्स मत करना। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। मैंने सोचा कि मैं अपने पति को बाबा के पास जाने के लिए ज्यादा फोर्स ना ही करूं तो अच्छा है। अगर उन्होंने मुझे भी जाने से मना कर दिया तो फिर मैंने सोचा कि मैं अकेली ही चली जाती हूँ। मैंने बाबा के पास जाने का विचार बना लिया, क्योंकि मेरे पति ने मुझे जाने के लिए आज्ञा तो दे ही दी थी। हमारे घर के हालात बहुत बिगड़ चुके थे, इसलिए मैंने मजबूरन गुफा वाले बाबा के पास जाने की पूरी तैयारी कर ली। मैं ये सोच रही थी कि शायद उनके पास हमारी परेशानी का उपाय हो। अगले ही दिन में नहा के अच्छी सी साड़ी पहन के बाबा जी के आश्रम में चली गई। बाबा जी दिखने में 45 से 50 साल की उम्र के लग रहे थे। उनके आसपास भक्तजन बैठे थे। उनके दोनों बाजू में 2 लड़कियां करीब 25 की उम्र की सफेद साड़ी में खड़ी थी। बाबा जी भगवान और शक्ति की बातें कर रहे थे। सत्संग खत्म होने के बाद सब लोग एक एक करके बाबा जी से मिलने जाने लगे। जब मैं उनके पास पहुंची तो वो मुस्कुराए और मुझे आशीर्वाद दिया और कहने लगे, पुत्री, तुम्हारे माथे की लकीर देख के लगता है कि तुम घोर कष्ट से गुजर रही हो। बताओ क्या कष्ट है? बाबा जी तेरा कष्ट दूर कर देंगे, कल्याण हो जाएगा। बाद में बाबा जी और लोगों को मिलने लगे और मुझे इंतजार करने को कहा। मैं साइड में बैठकर इंतजार कर रही थी। सबके जाने के बाद बाबा जी ने मुझे बुलावा भेजा तो मैं उनके पास गई। बाबा जी के साथ उनकी 2 सेविका भी थी जिन्होंने सफेद साड़ी पहन रखी थी। एक शिष्य भी था जिसने धोती पहनी थी। बाबा जी ने मुझे अपने सामने बैठाया और पूजा करने लगे। उनकी सेविका पीछे दिया लेके खड़ी थी। बाबा जी की आंखें बंद थी और वो अपने होंठ हिलाते जा रहे थे, जैसे कि मन में कुछ मंत्र का जाप कर रहे हो। फिर बाबा जी ने आंखें खोली और मुझे गंभीरता से देख के कहा, जिसका डर था वही हुआ पुत्री। तुम्हारी जन्म पत्रिका में दोष है, जिसकी वजह से
तुम्हारे परिवार के विकास में बाधा आ रही है। इसके लिए तुझे पूजा करवानी होगी, इसका उपचार करना पड़ेगा। बाबा जी की बात सुन के मैं थोड़ा घबरा गई। मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं बहुत ही मुश्किलों से गुजर रही हूँ, आप कोई भी पूजा कोई भी उपाय बताइए, मैं कोई भी पूजा करवाने के लिए तैयार हूँ। पूजा में जितना खर्चा आएगा आप मुझे बता दीजिए, हम लोग बहुत ही परेशान हैं, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। फिर बाबा जी ने कहा, कल तुम नहा के नए वस्त्र पहन के बिना सिंदूर लगाए और बिना मंगलसूत्र पहने आश्रम में आ जाना, हम कल से पूजा शुरू कर देंगे। ध्यान रहे किसी को भी इस पूजा के बारे में मत बताना, वरना विघ्न पड़ जाएगा। और घर में भी किसी को कुछ भी नहीं बताना कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ। शायद मैं बता देती कि मैं कहाँ जा रही हूँ तो अच्छा होता, लेकिन बाबा जी ने कहा था कि पूजा में विघ्न पड़ेगा, इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया। फिर मैं वहाँ से निकल के अपने घर आ गई। पूरी रात मैं सो नहीं पा रही थी। मैं ये सोच रही थी कि मेरी कुंडली में दोष है, मेरी वजह से पूरे घर पर मुसीबत आई है और अब मैं ही इसे सुधारूंगी भी। अगली सुबह में अपने पति को नाश्ता करा के अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद वापस घर आई। मेरे पति भी नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुके थे। मैंने घर का सारा काम खत्म किया और फिर नहाने चली गई। मैं अच्छे से नहा के एक पीले रंग की साड़ी में तैयार हुई और फिर बिना सिंदूर लगाए और बिना मंगलसूत्र के बाबा जी के आश्रम चली गई। आज आश्रम में कोई नहीं था। मैं यह देखकर घबरा गई कि आज आश्रम बिल्कुल खाली क्यों है। मुझे अकेले वहाँ पर डर लगने लगा। मैंने एक शिष्य से पूछा कि आज आश्रम खाली क्यों है, तो उस शिष्य ने मुझे बताया कि गुरुजी के शिष्यों ने सबको कॉल करके बता दिया था कि आज आश्रम में कोई अनोखी पूजा है, जिसके कारण बाबा जी आज किसी से नहीं मिलेंगे। मैं वहाँ पहुँची तो बाबा जी की सेविकाओं ने बताया कि बाबा जी गुफा के अंदर है और वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। वो मुझे बोल रही थी, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम्हें बाबा जी के पास गुफा के अंदर जाने का मौका मिला है, क्योंकि बाबा जी गुफा के अंदर हर किसी को नहीं बुलाते। फिर उन्होंने मुझे गुफा के अंदर जाने का रास्ता दिखाया। वो मुझे गुफा के अंदर कमरे में लेके गई। वहाँ अंदर एक बेड था और उस बेड के सामने वाली जगह में बाबा जी ने एक यज्ञ का वेदी खड़ा किया था। मैंने सोचा कि यही बाबा जी यज्ञ भी करते होंगे और फिर रात में सोते होंगे। मेरी सोच को रोकते हुए उनकी एक शिष्या बोली, तुम बिल्कुल सही जगह आई हो, बाबा जी तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर देंगे, उनके पास बहुत बड़ी शक्ति है। तुम बाबा जी के साथ यही बैठो, हम लोग बाहर जाते हैं। तुमने किसी को बताया तो नहीं कि तुम यहाँ आई हो? मैंने नामे सिर हिलाया। बाबा जी ने मुझे बैठने के लिए कहा। मैं और बाबा जी वहीं फर्श पे बैठ गए। बाबा जी मंत्र बोलकर अग्नि में घी डाल रहे थे। वो मंत्रों का उच्चारण करते जा रहे थे। फिर एक सेविका बाहर से दूध का ग्लास लेके अंदर आई। बाबा ने थोड़ा दूध अग्नि में डाला और बाकी दूध को हाथ में पकड़ के कुछ मंत्र बोला और फिर वो दूध मुझे पीने को कहा। बाबा बोले, इसे पी जाओ, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई और नहीं था। मुझे डर लग रहा था, मगर मैंने डरते डरते दूध का ग्लास हाथ में ले लिया और दूध एक ही बार में पूरा पी लिया। दूध पीने के बाद मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। अचानक ही मुझे नशा सा चढ़ने लगा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मैं बेहोश सी होने लगी। मैं फर्श पे ही गिर पड़ी। मुझे लगा कि मुझे शायद कुछ कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए हैं। पहले तो मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद मुझे थोड़ा सा होश आया तो मुझे पता चलने लगा कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, पर मैं उसका विरोध नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं पूरी तरह होश में नहीं थी। मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ जने मिलके मुझे उठा रहे हैं और फिर उन्होंने मुझे पलंग पे लेटा दिया। मैं आंखें खोल के सब कुछ देख रही थी मगर कुछ कर नहीं पा रही थी। फिर उस बाबा ने अपने शिष्य को बाहर इंतजार करने के लिए कहा। बाबा ने पूजा शुरू कर दी। मैं बाबा की यह हरकत देखकर हैरान रह गई। मैं सोचने लगी कि यह किस तरह की पूजा है। मेरे पति ने तो कई दिनों से मुझे छुआ तक नहीं था, क्योंकि वो अपनी परेशानियों से घिरा रहता था। घर की परेशानियों को देखकर मैं तो खुद बहुत परेशान थी।
अगर मैं परेशान ना होती तो यहाँ फर्जी बाबा के पास पूजा कराने कभी ना आती। बाबा के पास आने से पहले मैंने सोचा था कि अगर एक पूजा कराने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है तो इसमें हर्जी क्या है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह बाबा मेरे साथ ये हरकत करेगा। मैं बेहोशी की हालत में बाबा की तरफ देख रही थी। वो मुझे बोलते जा रहा था कि पुत्री, एकदम से शांत हो जाओ और पूजा करो। मैं तुम्हारी सब परेशानी दूर कर दूंगा। तुम्हारे घर को भी शुद्ध करना पड़ेगा। किसी दिन तुम्हारे घर पे जाकर घर को भी शुद्ध कर देंगे। लेकिन मुझे अब धीरे धीरे पता चल रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। फिर बाबा बोल रहा था, कैसा लग रहा है पुत्री? तुम्हारे दिल में जो भी परेशानी है दिल से निकाल दो। फिर बाबा जोर जोर से मंत्र उच्चारण करने लगा। सुबह जब मैं घर से निकली थी तो मैं बहुत खुश थी कि चलो पूजा हो जाएगी तो घर में कुछ बरकत होगी। लेकिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी कि मैंने किसी को बताया नहीं यहाँ आने के बारे में। अब अगर मैं विरोध करती हूँ तो ये बाबा मुझे मरवा डालेंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मैं वहां से भागना चाहती थी, मगर नशे की वजह से मैं कुछ भी कर नहीं पा रही थी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैं जहां आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। यहाँ तो कुछ गलत काम होते हैं, बाबा तो लोगों की श्रद्धा के साथ खेलते हैं। मेरे दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें चल रही थी कि मैंने यहाँ आने की गलती क्यों की है। बाबा मुझे बोल रहे थे, शाबाश पुत्री, तुम बहुत अच्छे से पूजा में हिस्सा ले रही हो। तुम ऐसे ही पूजा करती रहो, मैं तुम्हारे घर की हर समस्या को दूर कर दूंगा। लेकिन मैं तो जान चुकी थी कि बाबा मेरी कौन सी समस्या दूर कर रहे हैं। मैं उसी दिन ठान लिया था कि मैं एक बार आश्रम से बाहर निकल गई तो मैं इस बाबा को नहीं छोड़ूंगी। मुझे अच्छे से पता चल गया था कि बाबा के डेरे में कौन से गलत काम होते हैं। अब मुझे बाबा के डेरे में होने वाली गलत हरकतों का भांडा फोड़ना था। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ना जाने ये बाबा कितनी और औरतों के शरीर के साथ खेलेगा और पता नहीं कितने और घरों को तबाह करेगा। फिर करीब 2 घंटे के बाद मुझे अच्छे से होश आ गया था। बाबा मुझे बोले, पुत्री, तुम्हारी पूजा संपन्न हो चुकी है, अब तुम घर जा सकती हो। तुम्हारे साथ सब कुछ कल्याण होगा। मैंने बहुत अच्छे से पूजा की है और मंत्रों का उच्चारण किया है। अब तुम्हारे पति की नई नौकरी भी लग जाएगी और तुम खुशी से अपना जीवन व्यतीत करोगी। लेकिन मैंने तो ठान रखी थी कि मैं बाबा का पर्दाफाश करके ही छोड़ूंगी। अगर मैंने ऐसा ना किया तो ये बाबा भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाए रखेगा और उन्हें लुटता रहेगा। फिर बाबा ने मुझे छोड़ दिया और मैं गुफा से बाहर आ गई। आश्रम से बाहर आने के बाद मैंने बहुत सोच विचार की और मैं सीधा वहां से पुलिस स्टेशन चली गई। पुलिस स्टेशन जाकर मैंने बाबा के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई। बाबा ने जो जो कुछ भी मेरे साथ किया था मैंने सब कुछ वहां पर बता दिया और पुलिस को साथ लेकर बाबा के आश्रम पहुंच गई। पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार कर लिया। आज वो बाबा जेल के अंदर अपने गुनाहों की सजा पूरी कर रहा है। जब मैंने उस बाबा के खिलाफ आवाज उठाई तो बाद में और भी बहुत सारी लड़कियां सामने आई जिनके साथ बाबा ने गलत काम किए थे। घर जाने के बाद मैंने हिम्मत करके वो सारा कुछ अपने पति को बताया जो बाबा ने मेरे साथ किया था। मेरे पति ने मेरी सारी बात समझी और मुझे बोले कि मैं इसी वजह से इन बाबा लोगों पर विश्वास नहीं करता, जे ऊपर से दिखते कुछ और है और अंदर से होते कुछ और है। वो मुझे बोल रहे थे कि अगर मैं तुझे उस बाबा के आश्रम पर जाने से रोकता तो तुम्हारे दिल में भी इन बाबा लोगों के प्रति विश्वास बना रहता और तुम कौन सा मेरे रोकने से रुकने वाली थी। अब मेरे पति की जॉब भी लग गई है। जो मैंने उस बाबा के खिलाफ कंप्लेंट की थी उसमें मेरे पति ने मेरा पूरा साथ दिया और उस बाबा को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है। वो जेल के अंदर अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बिल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। कल मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। जब मैं शहर आया तो अपने चाचा की बेटी के रूम पर रुका हुआ था। वह मुझसे छोटी थी। हर रात जब मैं काम से थक जाता
तो अपने कमरे में जाकर सो जाता। मेरे चाचा की बेटी मेरे बगल में ही सोती थी। उस रात मैं थोड़ा देर से घर आया और आते ही कमरे में जाकर माथा टेक दिया। कुछ देर बाद बहन वहां आ गई। फिर उसने मेरे बालों में अपना हाथ फिराया और मेरे पैरों के पास बैठ गई। फिर अचानक से वो कुछ करने लगी जिसे महसूस करके मेरी थकान दूर होने लगी। फिर वह बोली, जब तक तुम्हारी थकान दूर नहीं हो जाती तुम्हें आराम नहीं मिलेगा। फिर बहन पूरी रात मुझे। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सचिन है। मैं जिस लड़की के कमरे में रुका था मुझे लगा कि वह छोटी है, लेकिन वह बिल्कुल भी छोटी नहीं थी। वह इतनी समझदार थी कि 16-17 साल के लड़के का पालन पोषण कर सकती थी। दरअसल मैं काम के सिलसिले में शहर आया और अपने चाचा के घर पर रहने लगा था। मेरी माँ मुझे कुंवारे लड़कों के बीच रहने देने को तैयार नहीं थी। बोली थी कि शहर में तुम्हारे चाचा का घर है, तुम वहीं रहोगे। मुझे शहर में एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई थी। जब मैं अपने चाचा के घर पहुंचा तो मैं उनका घर देखा तो सोच में पड़ गया। चाचा के घर का दरवाजा इतना छोटा था कि मेरा बैग और मैं एक साथ अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अब मैं उस छोटे से घर में रहने वाला था। घर में किचन के अलावा एक बेडरूम और एक हॉल था, और वो भी बहुत छोटा था। हम गांव में एक बड़े घर में रहते थे। अब मैं काम के सिलसिले में शहर में अपने चाचा के यहाँ रहने आया था। चाचा के घर में चाचा, चाची और उनकी एक बेटी थी। चाचा गांव में सबको बोलते थे और कहते थे कि शहर में उनका बहुत बड़ा घर है। अब मैं सचमुच उनका बड़ा सा घर अपनी आंखों से देख रहा था। चाचा की बेटी अब 18 साल की हो गई थी। उसका नाम अंजलि था। मुझे नहीं पता था कि 18 साल की अंजलि इतना कुछ जानती होगी। जब अंजलि मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आई तो मैं उसे देखता ही रह गया, क्योंकि अंजलि जब 6 साल की थी तब मैं उससे मिला था और अब वह 18 साल की हो चुकी है। अब वो और भी खूबसूरत लग रही थी। फिर मैं पानी पिया। इसके बाद चाची मेरे लिए नाश्ता बनाने लगी। चाचा भी मुझसे मिलकर खुश हुए। माँ ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि सचिन शहर में तुम्हारे घर पर रहेगा। मैं अपने चाचा को उनके घर पर रहने के लिए प्रति माह 6,000 रुपये देने जा रहा था, इसलिए चाची और चाचा को मेरे रहने से कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरी तरफ अगर मैं उनके घर फ्री में रह रहा होता तो चाची मुझे 2 दिन से ज्यादा रुकने नहीं देती। मेरी इतनी अच्छी सैलरी थी, लेकिन मेरी माँ कहती थी कि कुंवारे लड़कों के बीच रहकर तू बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं माँ के कहने पर अपने चाचा के घर पर रुक गया। जब अंजलि और मैं मिले तो अंजलि मेरी तरफ देख रही थी। चाचा के घर में एक कमरा अंजलि का था। चाचा चाची हॉल में सोते थे। मैंने चाचा से कहा कि मुझे अपना एक अलग कमरा चाहिए, क्योंकि कभी कभी मैं रात देर तक काम करता हूँ। फिर चाचा ने कहा, तुम अंजलि के कमरे को अपना कमरा समझो, क्योंकि तुम उसके साथ ही रहोगे। अंजलि 2 दिनों के लिए बाहर एडजस्ट करी और मैं 2 दिन तक अंजलि के कमरे में सोया। अगले दिन अंजलि अपने कमरे में वापस आ गई। उसने कहा, मुझे बाहर हॉल में नींद नहीं आती। उस दिन के बाद वो बेडरूम में मेरे बगल में सोने लगी। अंजलि दिखने में बहुत खूबसूरत थी और अब उसकी उम्र भी करीब आ रही थी। उस रात नींद में मैंने गलती से अंजलि के शरीर को छू लिया। जैसे ही मुझे इसका एहसास हुआ मैंने तुरंत अपना हाथ हटा लिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में मुझे अंजलि का हाथ अपनी छाती पर महसूस हुआ। मुझे लगा कि उसने गलती से मेरी छाती को छू लिया है, लेकिन शायद मैं गलत था, क्योंकि दूसरे दिन भी मैंने अंजलि को अपने बहुत करीब आते देखा। मुझे अपने चाचा के घर आए 15 दिन हो गए थे। फिर एक रात मैंने अंजलि को मोबाइल फोन पर कुछ देखते हुए देख लिया। मैं उसके मोबाइल में झांकने लगा तो उसने तुरंत मोबाइल बंद कर दिया। फिर मैं उससे उसका मोबाइल मांगने लगा तो वह देने से इनकार कर दी। फिर मैं चुपचाप करवट बदलकर एक तरफ सोने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद मैं अंजलि की तरफ देखा तो वह सो रही थी, कोई हलचल नहीं कर रही थी। इसलिए मैं उसका मोबाइल फोन लेने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, क्योंकि उसका मोबाइल फोन उसके सर के पास था। तभी वह करवट बदलकर सीधी हो गई, जिसके कारण मेरा उसके वजूद को पकड़ लिया। तभी मेरा नजर उसके फेस पर पड़ा। वह थोड़ा मुस्कुरा रही थी, तो मैं समझ गया कि वह सोई नहीं बल्कि जगी हुई है। उसके बाद मैं जल्दी से उसको पलटकर मोबाइल फोन ले लिया। तभी वह हंसने लगी और मैं जल्दी से मोबाइल फोन खोलने लगा, लेकिन मोबाइल फोन पर लॉक लगा हुआ था, इसलिए मैं उसे खोल न पाया। शायद इसीलिए अंजलि इतना हंस रही थी।
फिर मैंने उससे बिना बोले चुपचाप सो गया। फिर कुछ दिन बीतने के बाद अगले महीने की 3 तारीख को मुझे मेरा वेतन मिल गया। फिर चाचा के घर को अपना घर समझकर मैंने बहुत सी चीजें खरीदी और चाचा के घर आ गया। अंजलि के लिए एक नायरा सूट और चाचा के लिए फॉर्मल यूनिफॉर्म, चाची के लिए साड़ी और खाने का सामान, मैं सब कुछ ले आया था। चाची वो सब देखकर बहुत खुश हुई। अंजलि अब मुझसे हंसकर बातें कर रही थी। ऐसे ही एक रात जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो मुझे अंजलि अपने पास नहीं दिखी। मैंने अपने कमरे का दरवाजा खुला पाया तो मैं बाहर जाकर देखा तो रात के 1 बजे अंजलि ने हॉल का पर्दा हटा दिया था और हॉल में झांक रही थी। मैं यह देखने के लिए उसके पीछे खड़ा हो गया कि वह इतनी रात हॉल में क्या देख रही है। जैसे ही मैं उसके पीछे खड़ा हुआ, मेरी नजरें हॉल में घूम गई। सामने का नजारा देखकर मैंने अंजलि को एक तरफ खींच लिया और उसका हाथ पकड़कर बेडरूम में ले गया। मैंने अंजलि से कहा, अंजलि तुम ये क्या कर रही थी? वे तुम्हारे अपने माता पिता हैं। रात को मम्मी पापा के निजी समय में ताक झांक करना सही नहीं है। अंजलि को इस तरह चाचा चाची की तरफ देखता देखकर मैं थोड़ा गुस्सा हो गया तो उसने मुझसे माफी मांगी और कहा कि भाई इसके बारे में किसी को मत बताना। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अंजलि जो कर रही थी उसमें उसकी इतनी भी गलती नहीं थी। चाचा को अब एक बड़ा घर खरीद लेना चाहिए था क्योंकि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही थी तो उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए। अगले दिन मैंने चाचा से कहा, चाचा अब आपको एक बड़ा सा घर खरीद लेना चाहिए। अब हमारी मायरा बड़ी होती जा रही है, उसे भी अपना अलग कमरा चाहिए और आपको भी अपना अलग कमरा चाहिए। चाचा ने कहा, घर में हम 3 लोग हैं, 3 लोगों के लिए ज्यादा बड़े घर की क्या जरूरत है? अब तुम घर में चौथे व्यक्ति हो, फिर भी हमें रहने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो फिर बड़ा घर क्यों चाहिए? जवाब सुनकर मेरा चेहरा उतर गया। चाचा से बात करते समय मेरा फोन बजा। मेरे फोन पर मेरी माँ का फोन था, इसलिए मैं अपना फोन रिसीव किया तो माँ ने मुझसे कहा, मैंने तुम्हें एक लड़की की फोटो भेजी है, बताओ तुम्हें कैसी लग रही है? मैंने कहा, माँ मुझे लड़की की फोटो बहुत अच्छी लगी। ये सुनने के बाद कि मेरी माँ की पसंद मेरी पसंद है, मेरी माँ ने तुरंत अगले 20 दिनों में शादी करने का फैसला किया। शादी के बाद कुछ दिनों की छुट्टियों के बाद मैं नौकरी के लिए शहर आने लगा। तब मेरी माँ ने कहा, अपनी पत्नी को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाओ। फिर मैं तारा को अपने साथ शहर ले आया। पहले मैं शहर में अपने चाचा के घर पर रहता था, इसलिए मैं अपने चाचा के घर आ गया। जब मैं अपनी पत्नी के साथ चाचा के घर आया तो अंजलि का कमरा पूरा मेरा हो गया था। वह रात में अपने माता पिता के साथ हॉल में सोती थी। तारा को शहर लाए हुए अभी 3 दिन हो गए थे। इन 3 दिनों के बाद अचानक रात को जब मैं अपनी पत्नी की बाहों में सो रहा था, तभी मैंने अंजलि को हमारे बगल वाले कमरे से झांकते हुए देखा। उसे देखकर मैं तुरंत तारा को छोड़कर बिस्तर से उठकर बैठ गया। मुझे उठता देख अंजलि तुरंत दरवाजे से हट गई। फिर मैं सोचने लगा कि अगर तारा को यह शहर का माहौल पसंद आया तो मैं तुरंत अगले महीने हमारे लिए वहां एक अलग कमरा तलाश कर लूंगा। लेकिन 5वें ही दिन तारा ने उस शहर को ना कहना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं यहां ज्यादा देर तक नहीं रह सकूंगी, मुझे गांव में रहने की आदत है। मुझे न तो यहाँ का पानी पसंद है और न ही यहाँ की हवा। फिर अचानक तारा की तबीयत खराब हो गई। इतने समय तक रहने के बाद मुझे उस पानी से कोई परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन तारा को दर्द होने लगा, इसलिए वह गांव जाने की जिद करने लगी। उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए मैंने उसे गांव भेज दिया। उसके बाद मैं अपने चाचा के घर पर अकेला रहने लगा। मैं तारा से उतना खुश नहीं था जितना मुझे होना चाहिए था, क्योंकि मैंने उसकी जो तस्वीर देखी थी वो बहुत चमकदार थी और वो शादी में चमक भी रही थी। लेकिन जब शादी के बाद उसने अपना मेकअप उतारा तो उसे देखकर मैं बहुत परेशान हो गया, क्योंकि आसमान वाले तारा की तरह मेरी तारा नहीं थी। वह थोड़ी सांवली थी। मुझे एक गोरी पत्नी चाहिए थी, लेकिन अब क्या करे जब शादी हो गई और वह पवित्र भी है। इसलिए मैं उस पर विश्वास करके उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहता था। अब तारा गांव चली गई थी तो मेरे लिए और भी ठीक था। हालांकि अब मेरी शादी हो चुकी थी, फिर भी मैं शहर में ही काम करने वाला था। इसलिए मैंने सोचा कि चाचा के घर रहना ही ठीक है, क्योंकि एक अकेले अपने लिए इतना पैसा खर्च करना मुझे ठीक नहीं लगा। तारा के घर जाने के बाद मैंने 3 दिन की छुट्टी ले ली,
क्योंकि मैं बहुत थक गया था और आराम करना चाहता था। जिस दिन मेरी छुट्टी थी, चाचा रोज की तरह सुबह अपने काम पर चले गए। चाची एक गृह उद्योग कंपनी में काम करने जाती थी, वो भी काम पर चली गई थी। उस वक्त अंजलि और मैं दोनों ही घर पर थे। नाश्ते के बाद मैं अपना लैपटॉप लेने बेडरूम में जाने लगा। कमरे के दरवाजे पर हैंडल तक नहीं था, इसलिए बेडरूम का दरवाजा हमेशा थोड़ा खुला ही रहता था। और आज मैंने अंजलि को खुले दरवाजे की दरार से अपने कपड़े बदलते हुए देखा। अंजलि का गोरा प्यारा रूप देखकर मेरी आंखों में चमक आ गई। फिर सोचा, कहाँ मेरी सावली पत्नी और कहाँ अंजलि। दोनों का आपस में दूर दूर तक कोई मेल नहीं। अंजलि काफी देर से मेरे आसपास थी, लेकिन मैंने कभी उसे इस तरह से नहीं देखा था। उसका गोरा रंग देखकर बोला, हाय रे मेरी किस्मत। अभी मुझे अंजलि को इस तरह से देखना अच्छा लगने लगा था, इसलिए मैं उसे देखता ही रहा, जिसे देखकर मेरे अंदर सनसनी मच गई। अब मैं अंजलि को एक ही दरवाजे पर ज्यादा देर तक खड़ा होकर नहीं देख सकता था, क्योंकि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा था। जब अंजलि तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो मैं उसे देखता ही रह गया। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। चाचा चाची मध्यम वर्ग के थे, लेकिन अंजलि एक हाई क्लास लड़की की तरह रह रही थी। वह देखने में खूबसूरत थी, इसलिए कोई भी कपड़ा उस पर अच्छा लगने लगता था। उस रात अंजलि मेरे कमरे में सोने के लिए आई। उसने कहा, भाभी गांव चली गई है, अब मैं फिर से अपने रूम में आराम से सो सकूंगी। वह भी अब हॉल में सोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उसे पहले की तरह अपने पास सोने दिया। रात को कमरे में अंधेरा था। कुछ देर बाद मैंने किसी के चलने की आवाज सुनी। मैंने कमरे की लाइट जलाई तो देखा कि अंजलि अपने कपड़ों के पास खड़ी है। मैं उसके पास गया और बिना कुछ कहे अपना शर्ट उतार कर रख दिया और लाइट बंद करके सो गया। मुझे लगा अंजलि भी अपने कपड़े बदलने के लिए खड़ी थी, इसीलिए लाइट बंद कर दिया था। थोड़ी देर बाद मैं दूसरा लाइट चालू किया तो अंजलि छोटे छोटे कपड़े में थी। मैं उसे ऐसे देखकर शर्मा गया और फिर लाइट बंद करके सो गया। अगले दिन भी मेरी छुट्टी थी, क्योंकि मेरी छुट्टियां पूरे 3 दिन की थीं। तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि आज हमें कहीं बाहर घूमने चलना चाहिए, इसलिए मैं अपने दोस्त के साथ दोपहर को घूमने गया। तभी मैंने अंजलि को एक महंगे कैफे में बैठे हुए देखा। उसकी सहेलियां बहुत हाई फाई लग रही थी। वो घर से अलग अलग कपड़े पहनकर निकली थी और अब मैं अंजलि को एक अलग से कपड़ों में देख रहा था। फिर मैं उठा और जाकर अंजलि से मिला। मैंने उससे कहा, यह सब क्या है? वो मुझे अपनी सहेली से अलग ले गई और बोली, सचिन, मैं आज रात तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी। अब तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज, और हाँ, अपना मुंह बंद रखना जब तक मैं कि तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे देती। फिर मैं रात को जब चाचा चाची सोने चले गए, तब मैंने अंजलि से पूछना शुरू कर दिया कि अंजलि, मैंने दोपहर को जो देखा उसका क्या मतलब था? फिर वो बोली, ये सब हाई क्लास लाइफ थी, क्योंकि मैं इस तरह नहीं रह सकती। अंजलि 18 साल की लड़की थी, लेकिन मुझे उसके व्यवहार और वाणी में बड़ा अंतर नजर आया। मुझसे बात करते करते वो मेरे पास आ गई। जब से मेरी शादी हुई है, तब से मुझे अनुभव हो रहा था कि एक औरत से मुझे कितना सुख मिलता है। और अब अंजलि जैसी खूबसूरत लड़की को अपने पास देखकर मैं अपने होश खोने लगा था। लेकिन जैसे ही मुझे होश आया और मैंने अंजलि को अपने से दूर किया, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि अंजलि मेरे चाचा की बेटी है, क्योंकि उसके व्यवहार से मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। उस रात मैं उसे अपने से दूर करके सोने चला गया और सुबह उठने से पहले ही कमरे से निकल गया। मैं हॉल में बैठकर नाश्ता कर रहा था। जब अंजलि कमरे से बाहर आई तो मैं उसे लंगड़ा कर चलते हुए देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस तरह पैर से लंगड़ा कर क्यों चल रही है। मुझे लगा कि शायद उसके पैर में कुछ लग गया है। जब चाची की नजर उस पर पड़ी तो चाची ने उससे पूछा, अंजलि, तुम इतना लंगड़ा कर क्यों चल रही हो? क्या तुम्हारे पैर में कुछ दिक्कत है? इस पर उसने कहा, सचिन मुझसे बेहतर जानता है कि मेरे पैरों में क्या दिक्कत है। अंजलि ने सीधे मेरी ओर इशारा कर दिया। मुझे इसका कारण नहीं मालूम था और यह भी नहीं जानता था कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। लेकिन फिर भी मैंने चाची को बताया कि सोते समय अंजलि का पैर बिस्तर के कोने को बिछल गया था। अंजलि सुबह से शाम तक मुझे बड़ी ही ललचाई नजरों से देख रही थी। फिर मैं सोचा कि जैसे ही चाची काम पर जाएंगी,
मैं उससे ऐसे झूठ बोलने का कारण पूछूंगा। उस वक्त अंजलि ने मुझसे कहा, आज तो मैं सिर्फ अपनी माँ के सामने लंगड़ाकर चल रही थी, कल पापा के सामने भी इसी तरह लंगड़ाकर चलूंगी। और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं, यदि तुम मुझे वह नहीं दोगे जो मैं चाहती हूँ। फिर मैं अंजलि से बोला, जब तुम्हें बिना वजह किसी चीज की जरूरत नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे कुछ दे सकता हूँ। तभी अंजलि मेरे पास आई। फिर उसने कहा, ठीक है, तुम जो चाहो मुझसे ले सकते हो। और वह मेरे सामने अपनी बाहें फैलाकर खड़ी हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही है। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रख लिया और बोली, तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे कुछ भुगतान करना होगा। तब मुझे याद आया, कल रात को भी शायद अंजलि मेरी पैंट से कुछ पैसे ही निकाल रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उससे कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तो वो चरम सीमा पर पहुंच गई थी। वह पैसों के लिए इतनी कम उम्र में अवांछित काम करने को तैयार थी। उसने जबरदस्ती मेरा हाथ अपनी कमर पर रख लिया। मैंने उससे बोला कि यह सब गलत है, लेकिन वह एक न सुनी और फिर उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। फिर जैसे तैसे करके मैं अंजलि से दूर हुआ। उसने मुझे वापस अपने पास खींच लिया। फिर वह बोली, अब हमारे बीच कोई नहीं है, तुम मुझसे जो चाहो ले सकते हो। अंजलि बात कर ही रही थी कि तभी दरवाजे पर चाची आ गई। चाची ने जब हमें देखा तो उस समय अंजलि मुझसे ज्यादा दूर नहीं थी। चाची ने अंजलि से कहा, अंजलि, तुम ये सब क्या करने जा रही हो? अंजलि ने बिना डरे चाची से कहा, मैं क्या गलत कर रही हूँ? मैं भी एक अच्छी हाई क्लास जिंदगी जीना चाहती हूँ, तो मैं वही कर रही हूँ जो आप करते हैं। क्या आप अपने मैनेजर के साथ ऐसा कुछ नहीं करते हैं और उससे पैसे नहीं ले लेते हैं? मैंने यह सब देख लिया है। अब मेरे पास अपने घर में अधिक पैसा कमाने का रास्ता मिला है, तो मैं उसके साथ ये सब करने के लिए तैयार हूँ। फिर चाची अंजलि पर चिल्लाई। उन्होंने अंजलि से कहा कि तुम बहुत बेवकूफ हो, तुम्हें बड़ों से बात करने की बिल्कुल भी समझ नहीं है। चाची अंजलि का मुंह बंद करने के लिए उसके पास दौड़ी, लेकिन तभी मैंने चाची को रोक दिया। फिर मैं चाची से कहा, क्या अंजलि जो कुछ कह रही है वो सब सच है? तब चाची शर्म से अपना सिर झुकाए खड़ी थी और मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाई। तो मैंने आगे कहा, चाची आप ये क्या कर रही हो? शायद ये सब देखकर अंजलि की हालत खराब हो रही है। जब से मैं इस घर में आया हूँ, मैंने उसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार मेरी जेब से पैसे निकालते देखा है। मेरा पैसा एक बार नहीं कई बार चोरी हुआ है, लेकिन आपकी और माँ की वजह से मैं हमेशा शांत रहा। मुझे इस परिवार के किसी भी सदस्य पर कभी संदेह नहीं हुआ, लेकिन इस चीज से हमेशा के लिए छुटकारा पाना जरूरी था, क्योंकि अंजलि की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जब से मैंने अंजलि को पैसे चुराते हुए देखा है, तब से मैं उस पर नजर रख रहा हूँ। वह अब मेरे सामने पैसे नहीं चुरा पा रही थी और मुझे नहीं पता था कि अंजलि अब ऐसा रास्ता चुनेगी। आप मुझे सच बताओ, आप दोनों मिलके चाचा के पीछे इस घर में एक साथ क्या कर रही हो? मेरी बात पर चाची रोने लगी। फिर वो बोली, प्लीज सब्र रखो और अपने चाचा को कुछ मत बताना। केवल एक बार मैं एक लड़के को अपनी कंपनी में ले गई थी, उसके बाद कब उसकी नजर मुझ पर पड़ी मुझे पता ही नहीं चला। मेरी कंपनी में एक मैनेजर के साथ मेरा रिश्ता है और उस रिश्ते का एकमात्र कारण पैसा है। तुम्हारे चाचा के पास पैसा होने के बावजूद भी वह हमें खुशी से नहीं रख पाते हैं और ना ही उन्हें अपनी कोई परवाह है। तुम्हारे चाचा ने मेरे और अपनी बेटी के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। मैनेजर से जो भी पैसे मिलते हैं उससे मैं अपनी और अंजलि की कुछ जरूरतें पूरी कर लेती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंजलि की जरूरतें इतनी बढ़ जाएंगी। तुम्हारे चाचा का शहर में एक और मकान है, वह घर इस घर से बड़ा है, लेकिन तुम्हारे चाचा उस घर को किराए पर देकर उससे पैसे कमाते हैं और हमें इतने छोटे से घर में एडजस्ट करने के लिए मजबूर करते हैं। तुम्हारे चाचा की कंजूसी के कारण यह समय हमारे पास आया है, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिर चाची ने अंजलि को प्यार से पकड़कर अंजलि से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद वह नौकरी और मैनेजर का साथ छोड़ दूंगी। फिर अंजलि ने कहा, माँ, मैं ये जानबूझकर कर रही थी ताकि आप ये सब छोड़ दें। जब सचिन भाई ने मुझे पैसे चुराते हुए देखा तो मैंने उन्हें पूरी सच्चाई बता दी थी। आप ये सोचना भूल गई थी कि पैसा कमाने के लिए आप अपने मैनेजर के साथ क्या कर रही हैं
और यह भी नहीं सोची कि अगर मुझे इसका पता चला तो मैं इस बारे में क्या सोचूंगी। वो तो सचिन भाई का शुक्र है जिसने मेरी आंखें खोल दी। आज आपको अपनी गलती का एहसास हुआ और मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। अंजलि और मैंने मिलकर चाची को उनकी गलती का एहसास कराया। मैंने भी चाची को समझाया और एक छोटी सी दांव खेलने को बोला। आखिरकार चाची मेरी बात मान गई और अंजलि को लेकर हमेशा के लिए अपने मायके जाने लगी। तभी चाचा के मन में एक रोशनी जगी और उन्होंने अपना छोटा सा घर छोड़ दिया और अपना सामान दूसरे घर में शिफ्ट करने को बोला। ये सुन चाची और अंजलि बहुत खुश हो गई और दोनों ने मुझे धन्यवाद दिया। उस दिन से चाचा ने अपनी कंजूसी बहुत कम कर दी। मुझे भी जीवन के राह मेरी माँ ने अच्छी तरह सिखाई थी कि जीवन में पैसा बचाना चाहिए, लेकिन पहले अपने परिवार के लोगों को खुश रखने के बाद। अगर कोई अपनी पत्नी और बच्चों को हर बात में मना करता रहेगा तो घर का व्यक्ति गलत रास्ते पर जा सकता है। एक आदमी अपने और अपने परिवार के लिए कमाता है। एक तरह से कंजूस होना अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी कंजूसी ना करें कि आपका परिवार किसी गलत रास्ते पर चल पड़े। निर्देश, हमारी कंजूसी के कारण कभी कभी हमारे घर का कोई व्यक्ति दुर्भाग्य की ओर जा सकता है। हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए। पैसा बचाएं, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपना जीवन जीना ही भूल जाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग और रोमांटिक कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकॉन ऑन कर ले ताकि आपको मेरी हर कहानी समय पर मिल सके। कल मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। पर अपने मदद के लिए बुलाया था। जैसे ही मैं उसके घर पहुंची, दामाद ने मेरी स्वागत सत्कार शुरू कर दिया। एक बार तो आधी रात को दामाद अचानक मेरे कमरे में आया। मेरे बगल में आकर उसने मेरी चादर के ऊपर से हाथ फेरते हुए कहा, सासू माँ, आपकी बेटी अब बहुत थकी हुई है। अब वह पुरानी लगने लगी है। अब आप ही मुझे खुश रख सकेंगी। दामाद ने मुझे सांस लेने का भी समय नहीं दिया। वह रात से लेकर सुबह के 3 बजे तक लगातार। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम राधिका है और आज मैं आपको अपना और अपनी बेटी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो दिल को थाम कर सुनिएगा। मेरी बेटी को उसके ऑफिस के काम से घर के कामों के लिए समय नहीं मिल रहा था। एक दिन उसका मुझे फोन आया और उसने कहा, माँ, मुझे घर के कामों में आपकी बहुत जरूरत है। कुछ दिन मेरे पास आओगी क्या? बेटी की चिंता में मैं तुरंत उसके घर चली गई। मुझे देखते ही बेटी से ज्यादा दामाद खुश हो गए। वे मेरी इतनी सेवा सत्कार क्यों कर रहे थे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन दामाद अचानक से बदल गए थे। मुझे देखते ही मेरी बेटी ने मुझे गले लगाया। उसके पीछे दामाद ने भी मुझे गले लगाया। इससे पहले उन्होंने कभी मुझे इस तरह से गले नहीं लगाया था। अचानक उनमें इतना बदलाव कैसे आ गया, ये मेरी समझ में नहीं आया। जब दामाद ने मुझे गले लगाया तो मुझे बहुत शर्म महसूस हुई। मेरी बेटी सरिता ने अपने पति के इस व्यवहार पर ध्यान भी नहीं दिया। जैसे ही मैं बेटी के घर पहुंची, उसने मुझसे कहा कि वह मेरे हाथों से बनी उसकी पसंदीदा सब्जी खाना चाहती है। आते ही मैं फ्रेश होकर बेटी के किचन में चली गई। उस रात दामाद और बेटी दोनों बड़े चाव से खाना खा रहे थे। खाना खत्म होते ही सरिता बोली, माँ, आज आपके हाथ का खाना खाकर बहुत अच्छा लगा। उसके कहने पर दामाद ने भी हामी भरते हुए कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों बाद पेट भरकर खाया हो। दामाद ने मेरी तारीफ किया तो सरिता ने अपने पति को गुस्से से देखना शुरू कर दिया। वह बोली, सुमित, मेरी माँ के सामने मेरी बुराई मत करो। तुम ऐसा बोल रहे हो जैसे मैं रोज खाना बनाती ही नहीं हूँ। क्या तुम रोज बाहर मेस में खाते हो? उन दोनों के बीच तू मैं शुरू हो गई। तब मैंने दोनों को शांत करते हुए कहा, सरिता, छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनाओ। दामाद तो बस मजाक में तुम्हारे सामने मेरी तारीफ कर रहे होंगे। वैसे भी रोज तो मैं यहाँ नहीं रहती। तुम ही अपने पति का ख्याल रखती हो। शायद वे सिर्फ हंसी मजाक कर रहे हों। मैंने अपनी बेटी से यह कहा क्योंकि मैं दामाद को कुछ कह नहीं सकती थी। खाना खत्म होते ही सरिता हाथ धोकर अपने कमरे में चली गई। मैं डाइनिंग हॉल साफ करने लगी।
मेरी मदद के लिए दामाद थे। वे बोले, सरिता को तो कोई परवाह ही नहीं है। माँ, इतने दिनों बाद आप घर आईं, फिर भी वह पहले ही दिन से आपके ऊपर सारा काम छोड़कर मोबाइल लेकर कमरे में चली गई। यही तो रोज का हाल है। दामाद की बात से सहमत होकर मैंने डाइनिंग टेबल से बर्तन उठाए। तभी दामाद भी मेरी मदद के लिए किचन में आ गए। किचन से जाते वक्त दामाद ने अचानक मेरे हाथ पकड़ लिए। फिर दामाद जी बोले, सासू माँ, सच में आपके हाथों में जादू है। आपके हाथ का खाना खाकर मन बहुत प्रसन्न हो गया। आगे भी मुझे आपके इस तरह के अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे। मेरा न कोई साला है और न कोई साली। मेरे ससुराल में तो आप ही एक हैं। अब चाहे साला, साली और बहनोई की हंसी मजाक हो या सासू माँ की देखभाल, ये सभी रिश्ते आपको ही निभाने हैं। अब मैं आपको यहां से जल्दी जाने नहीं दूंगा। मुझे दामाद का प्यार समझ में आया, लेकिन इसके पीछे उनका क्या मकसद था, इस पर मैंने ज्यादा गहराई से सोचा नहीं था। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। मुझे बेटी के घर आए कुछ ही दिन हुए थे। तभी मैंने महसूस किया कि उन दोनों पति पत्नी के बीच कुछ ठीक नहीं था। लगातार 3 दिन से मुझे रात को उनकी बड़बड़ाहट और दामाद की आवाज उनके कमरे से सुनाई दे रही थी। वह बात प्रेम की तो बिल्कुल नहीं थी। उन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ थी, ये मुझे साफ महसूस हो रहा था, क्योंकि जब से मैं वहां आई थी मैंने उन्हें कभी साथ में हंसते खेलते नहीं देखा था। एक दिन शाम को सरिता ऑफिस से जल्दी घर आ गई। उसे घर पर देख मैं 2 कप कॉफी लेकर उसके कमरे में चली गई। मुझे उससे थोड़ी बात करनी थी। कॉफी का बहाना लेकर मैं उसके कमरे में गई। मैंने उसके हाथ में कॉफी का कप दिया, लेकिन वह मुझसे बात करने के बजाय मोबाइल में व्यस्त थी। तब मैंने उसका मोबाइल खींचते हुए बोली, सरिता, क्या मुझे यहां बुलाने का मकसद यही है कि मैं तुझे मोबाइल खेलते हुए देखूं? मैं आई हूं और तू मुझसे 2 मिनट भी बैठकर बात नहीं कर रही। अरे 2 शब्द मां से तो बोल, और अगर तुझे बात नहीं करनी तो मुझे तुझसे बात करनी है। जैसे ही मैंने उसका मोबाइल छीन लिया, उसका ध्यान मेरी ओर हो गया। वह बोली, बोलो मां, तुम्हें मुझसे क्या इतना जरूरी बात करनी है? तब मैंने उससे कहा, सरिता, तू खुद को इतनी कूल दिखाती है, क्या सच में तू वैसी ही है? क्या सच में तुम्हारे घर का माहौल इतना कूल है? मेरी बातों पर सरिता के चेहरे पर एक सवालिया निशान उभर आया। वह बोली, मां, तुम क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो बोलना है सीधे बोलो। अब तुम टीचर नहीं हो और ना मैं तुम्हारी स्टूडेंट, जो तुम मुझसे इतने सख्ती से बात कर रही हो। सरिता के कंधे पर हाथ रखकर मैंने उससे कहा, अरे पिछले 3 दिनों से रात को मुझे तुम्हारे कमरे से तुम दोनों की बड़बड़ाहट सुनाई दे रही है। क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है? अभी तुम्हें बच्चा भी होना है। अभी से ही तुम्हारे बीच अनबन शुरू हो गई है। अभी तो तुम्हें साथ में पूरा जीवन बिताना है। ये सही तरीका नहीं है। मेरी बातों का जवाब देते हुए सरिता बोली, मां, मुझसे कहने के बजाय समीर से कहो, क्योंकि हमेशा वही झगड़ा शुरू करता है। उस दिन भी देखा ना, कैसे वह खाने की टेबल पर मुझे कुछ भी बोल रहा था। फिर वह बोली, मां, अब तुम ही बताओ, मैं ऑफिस में भी थक जाती हूं। ऊपर से घंटों ट्रैफिक में फंसकर घर आना पड़ता है। अब 3 दिन से तुम घर आई हो तो मुझे थोड़ी राहत मिली है, नहीं तो रोटियां बेलते वक्त भी मेरी आंख लग जाती थी। अब इतनी थकान के बाद भी मैं समीर को कैसे समय दूं? समीर तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। और वैसे भी तुम्हें यहां बुलाने का आइडिया उसी का था। वह कह रहा था कि सासू मां के आने से तुम्हें भी थोड़ा आराम मिलेगा। तुम यहां आई हो तो उसकी खाने की शिकायतें भी थोड़ी कम हो गई हैं। नहीं तो हर बात में ये ऐसा और वो वैसा ही चलता रहता था। तुम्हें बुलाने से पहले वह कह रहा था कि जब मेरी सासू मां आएंगी तो मैं उनसे सारी ख्वाहिशें पूरी करवाऊंगा। अब तुम्हारे दामाद को तुमसे क्या ख्वाहिशें पूरी करवानी है, ये तुम ही देख लो। उसकी शिकायतों से तो मुझे थोड़ी राहत मिल गई है। सरिता की बातें सुनकर मुझे लगा कि सच में उसे काम से समय नहीं मिल पाता होगा, इसलिए समीर को खाने पीने की परेशानी हो रही होगी, और शायद इसलिए उन्होंने मुझे कुछ दिनों के लिए बुला लिया होगा। लेकिन दामाद को मुझसे और भी ख्वाहिशें पूरी करवानी थीं, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था।
सरिता की बातें सुनकर मुझे लगा कि उनके बीच सामान्य झगड़े हैं जो वे खुद सुलझा लेंगे। इसीलिए आगे मैंने सरिता को और नहीं समझाया। जैसे ही मैं उसके कमरे से बाहर निकली, मुझे दामाद की गाड़ी का आवाज सुनाई दिया। उस दिन समीर भी जल्दी घर आ गए थे। उन्हें घर में देखकर मैंने कहा, आज आप जल्दी आ गए, चलो अच्छा हुआ। आज तुम दोनों बाहर जाकर डिनर कर लो, घर में संभाल लूंगी। उन्हें थोड़ा बाहर घूमने फिरने का मौका मिलेगा, इसलिए मैंने उन्हें डिनर के लिए बाहर जाने को कहा। लेकिन दामाद ने कहा, सासू मां, होटल जाने की जरूरत नहीं है। आज मेरे बॉस का 50वां जन्मदिन है। बॉस ने जन्मदिन के मौके पर एक 5 स्टार होटल में पार्टी रखी है और हमें खास तौर पर उस पार्टी में बुलाया गया है। समीर की बात सुनकर मैंने कहा, अरे वाह, तो फिर तुम दोनों जल्दी से अच्छे से तैयार हो जाओ और साथ में पार्टी में जाओ। तब दामाद जी बोले, सासू मां, हम दोनों अकेले नहीं जाएंगे। बॉस ने पूरे परिवार को बुलाया है और आप भी हमारे परिवार हैं, इसलिए आप भी हमारे साथ चलो। तब सरिता भी मुझसे जिद करने लगी। उसने कहा, मां, घर पर तुम अकेले बैठी क्या करोगी? तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। एक तो जब से तुम यहाँ आई हो, मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमाने भी नहीं ले जा पाई। मैं छुट्टी लूंगी तो लूंगी, पर अभी तो तुम हमारे साथ बाहर चलो, कम से कम तुम्हारा भी मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। उन दोनों का इतना जोर बढ़ गया कि मुझे भी उनके साथ जाने के लिए तैयार होना पड़ा। मैं हमेशा कहीं भी जाती थी तो अपने साथ 1-2 पार्टी वियर कपड़े रखती थी। इस बार भी मैंने पिंक रंग की नेट वाली साड़ी साथ रखी थी। मैंने वही साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार होकर कमरे से बाहर आई। जैसे ही मैं बाहर आई, दामाद मुझे लगातार देखने लगे। वो मुझे ऊपर से नीचे तक नजर फेरने लगे। उन्होंने कहा, आज आपको सासू मां कहने में मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि आप किसी भी तरह से उम्रदराज नहीं लग रही हैं। आज तो आप किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हैं। दामाद की बातों पर मुस्कुराते हुए मैं बाहर गाड़ी के पास चली गई। कुछ देर बाद घर को लॉक करके बेटी और दामाद भी बाहर आ गए। दामाद मेरी तारीफ कर रहे थे, लेकिन सरिता का ध्यान उस पर नहीं था। लेकिन जैसे ही पार्टी में गए और दामाद के बॉस हमारे पास आए, उन्होंने मुझे देखकर समीर से कहा, समीर, तुम्हारी साली तो बहुत ही सुंदर है। इस पर समीर कुछ बोलते उससे पहले ही सरिता बोली, बॉस, ये समीर की साली नहीं है, ये तो माँ है, ये समीर की सास है। हमारे रिश्ते को सुनकर बॉस चौंक गए। उन्होंने कहा, आपकी खूबसूरती और जवानी को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि आप सासू माँ हो सकती हैं। बॉस ने अपनी गलती स्वीकारते हुए मुझसे माफी मांगी और वहां से चले गए। बॉस के जाते ही दामाद मेरी तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा, सच में सासू माँ, आज तो आप सरिता से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। सच में पत्नी तो ऐसी होनी चाहिए। ऐसा कहकर दामाद ने मेरे हाथ पर ताली मारी और हंसने लगे। लेकिन उनकी इस मजाक पर सरिता गुस्से से मेरी ओर देखने लगी। अब मुझे धीरे धीरे दामाद की नजरों का एहसास होने लगा था। कुछ देर बाद हम घर जाने के लिए निकल पड़े। घर पहुंचते ही सरिता और मैं एक साथ गाड़ी से उतरे। गाड़ी से उतरते ही सरिता ने मुझसे कहा, माँ, आज के बाद तुम्हें इतना सजने संवरने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा अपनी उम्र के हिसाब से रहना सीखो। गुस्से में तीखे शब्द बोलते हुए सरिता पैर पटकती हुई घर के अंदर चली गई। मुझे उसका गुस्सा कुछ समझ नहीं आया। असल में मुझे तो किसी भी बात पर गुस्सा आने का सवाल ही नहीं था। फिर भी सरिता मुझसे नाराज होकर पैर पटकते हुए घर के अंदर चली गई थी। नादान लड़की सोचकर मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और घर में जाकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद फ्रेश होकर मैंने रात में सोने के लिए नाइट गाउन पहन लिया। रोज की तरह सोने से पहले मैंने अपने हाथ पैरों पर बॉडी लोशन लगाया। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर दामाद थे। हमारी नजरें मिलते ही दामाद ने कहा, सासू मां, अंदर आ सकता हूं। ये घर उनका ही था, फिर भी वो कमरे में आने के लिए मुझसे अनुमति ले रहे थे। मैंने कहा, ये घर तो आपका ही है, मेरी अनुमति लेने की क्या जरूरत, आप यहां कभी भी आ जा सकते हो। फिर हंसते हुए दामाद कमरे के अंदर आ गए। उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, सासू मां, सच में आज आप बहुत सुंदर लग रही थी। वैसे तो मैं आपको कभी यह कॉम्प्लीमेंट देना चाहता था कि आप आज भी जवान और खूबसूरत दिखती हैं। कभी कभी सच में आपको सासू मां कहने में
मुझे शर्म महसूस होती है। कभी कभी तो आपको नाम से बुलाने की इच्छा होती है। सच में आप सरिता की बहन जैसी लगती हैं। बाहर कुछ समय पहले सरिता ने जो गुस्से में आपको कहा, वह सब मैंने सुना। उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। और हाँ, एक जरूरी बात यह है कि सरिता की बातों को दिल पर लेकर आप अपना रहन सहन बिल्कुल मत बदलिए। आप जैसी हैं बहुत अच्छी हैं। दामाद के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। अगर 45 साल की किसी महिला की तुलना 21 साल की जवान लड़की से की जा रही हो तो जाहिर है वह महिला खुश होगी ही। उस समय मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था। दामाद की प्रशंसा पर मैं शर्मा गई थी। उस दिन के बाद दामाद की हदें बढ़ने लगी। 4 दिन बाद मुझे अपनी बेटी के कमरे से उनकी बहस की आवाजें सुनाई दी। मैं अपने कमरे से बाहर झांकते हुए वह सब सुन रही थी। तभी दामाद कमरे से बाहर आते दिखे। दामाद को बाहर आते देख मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई। मैं कमरे की लाइट बंद करने ही वाली थी कि समीर मेरे कमरे में आ गया। वो काफी गुस्से में लग रहा था। मैंने उसे एक गिलास पानी दिया और पूछा, सब ठीक तो है ना? इस पर दामाद बोले, सासू मां, आपकी बेटी और आप में कितना फर्क है। शादी के बाद पति से कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसे कैसे खुश रखना चाहिए, आपने सरिता को कुछ भी नहीं सिखाया। जब भी मैं उसके पास जाता हूं वह मुझसे एक ही बात कहती है कि मैं बहुत थक गई हूं। आपकी बेटी अब पूरी तरह बूढ़ी दिखने लगी है। उसके सामने आप जवान लगती हैं। कहां आपकी जवानी और कहां सरिता की समय से पहले आई बुढ़ापा। मैंने शांत रहकर समीर की सारी बातें चुपचाप सुनी। उनकी बातें खत्म होते ही मैंने उसे समझाते कहा, दामाद जी, आप गुस्सा मत कीजिए। सरिता अपने ऑफिस के काम में पूरी तरह थक जाती है, इसलिए वह थोड़ी परेशान हो गई है। कुछ दिन आप दोनों बाहर घूमने चले जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काम की भाग दौड़ में खुद के लिए भी समय निकालना जरूरी है। इस पर दामाद बोले, मैं तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपकी बेटी को ऑफिस से छुट्टी लेने की इच्छा होगी, तभी मैं भी उसके साथ कहीं जा सकूंगा। मैंने फिर से दामाद को समझाया और उनके हाथ में पानी का गिलास दिया। दामाद से बात करते हुए अनजाने में मेरा हाथ उनके पैर पर रख दिया गया। अचानक दामाद ने अपने पैर पर रखा मेरा हाथ अपने हाथ से पकड़ा और मेरे हाथ से गिलास को एक ओर रखते हुए दूसरे हाथ से मेरे चेहरे से बाल हटाकर बोले, सासू मां, आप सच में बहुत सुंदर हैं। आपको देखकर तो सरिता को देखने की इच्छा ही नहीं होती। कहां आपके चेहरे का तेज और कहां सरिता की झुर्रियां। दामाद मेरे सामने मेरी बेटी की बुराई कर रहे थे। मैंने उन्हें कहा, आप मेरी सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन जिस लड़की के बारे में आप बुरा भला कह रहे हैं वह मेरी बेटी है, ये मत भूलिए। दामाद बोले, सासू मां, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, जो सच है वही कह रहा हूं। अब सरिता बूढ़ी दिखने लगी है तो क्या करूं? आपके सामने वह सच में फीकी पड़ती है। आपकी सुंदरता बेहद मनमोहक है। बोलते बोलते दामाद की नजर मुझ पर टिकने लगी थी। तब मैंने उनसे कहा, अब काफी रात हो गई है, आपको जाकर सो जाना चाहिए, नहीं तो सरिता यहाँ आ गई तो वह और नाराज हो जाएगी। मैंने दामाद को जैसे तैसे अपने कमरे से बाहर किया, नहीं तो वह रात भर मेरे कमरे में ही बैठे रहते। खैर, जो भी हो, लेकिन समीर ने मेरी जो प्रशंसा की वह मुझे बहुत पसंद आई। अगले दिन शाम को जब दामाद ऑफिस से घर आए तो उन्होंने कहा, सासू मां, कल मुझे 2 टिफिन पैक कर दीजिए, और वो भी भरकर। जब से आप मेरा टिफिन बना रही हैं, ऑफिस में मेरी क्रेडिट कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मेरे दोस्त रोज मेरे टिफिन की तारीफ करते रहते हैं, और आज तो मेरे बॉस ने भी मेरी तारीफ की। सबको लगा कि मेरी पत्नी ने इतना अच्छा खाना बनाया है, लेकिन मैंने सबका भ्रम दूर कर दिया और उन्हें बताया कि यह जादू मेरी पत्नी के हाथों में नहीं, बल्कि मेरी सासू मां के हाथों में है। कल मेरे बॉस ने आपसे टिफिन मांगा है, और हाँ, टिफिन के साथ आप भी अच्छे से तैयार रहिएगा, क्योंकि बॉस ने आपको भी मिलने के लिए बुलाया है। मेरे दोस्तों को भी आपसे मिलने की इच्छा है। दामाद मेरी तारीफों के पुल बांध रहे थे, तभी सरिता वहीं बैठी थी। बातें करके समीर डाइनिंग हॉल से बाहर चले गए। मैं भी किचन में रात का खाना बनाने जाने लगी। तभी सरिता ने कहा, मां, तुम्हें अपने दामाद के सामने ज्यादा कूल बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैंने तुम्हें उसी दिन समझाया था
कि तुम्हें अपनी उम्र के हिसाब से रहना चाहिए। अब ना तुम नौकरी करती हो, ना पापा है, तो तुम्हें इन सब नखरों की क्या जरूरत है। कल तुम समीर के ऑफिस जा ही रही हो तो एकदम साधारण और सादगी से जाओ। मुझे तुम्हारा यह टाप टिप रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरी अपनी बेटी मुझ पर हुक्म चलाने लगी थी। उस समय मुझे सरिता की बातों पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे कहा, सरिता, उस दिन मैंने तुम्हें बच्चा समझकर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। याद रखना, मैं तुम्हारी मां हूं, ये मत भूलना। मुझसे बात करते समय अपनी जुबान का ख्याल रखो। एक बात तो तुम्हें भी अच्छे से पता है कि मुझे हमेशा से टापटिप रहने की आदत है। मैं अपनी आदत किसी के कहने से नहीं बदलूंगी। इंसान जितना अच्छा रहता है उतना ही फ्रेश दिखता है, यही मेरा मानना है। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं अपनी रहन सहन नहीं बदलने वाली। अगर किसी को बदलना है तो तुम खुद को बदलो, अपना चिड़चिड़ा स्वभाव बदलो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम मेरी ही बेटी हो या नहीं। उस दिन पहली बार मैं अपनी बेटी से इतने गुस्से में बात कर रही थी। इससे पहले सरिता ने भी कभी मुझसे इतने कटु शब्दों में बात नहीं की थी। इसलिए उससे गुस्सा होकर मैं किचन में चली गई। उस रात खाना खाते समय भी मैंने किसी से बात नहीं की। अगले दिन दोपहर के 1 बजे के बाद मुझे मेरे दामाद का फोन आया तो मैं तैयार होकर उनके ऑफिस जाने के लिए निकली। शाम को मैं और समीर साथ ही घर लौटे। मुझे और समीर को साथ देखकर सरिता और भी ज्यादा नाराज हो रही थी। अब मुझे उसकी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अपने पति को भी खुश नहीं रख पाई थी। मैंने भी अब उससे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखी थी। लेकिन इधर मेरे दामाद अब मुझसे बहुत अच्छे से पेश आने लगे थे। हर 2-3 दिन में वो मुझसे कहते कि उनके ऑफिस में उनके दोस्तों ने या कभी उनके बॉस ने मुझसे मिलने के लिए बुलाया है। उस दिन भी सुबह नाश्ता करते समय दामाद ने मुझसे कहा, सासू माँ, घर के सारे काम जल्दी निपटा लीजिए क्योंकि आज भी आपको ऑफिस जाना है। मैंने उनकी बात पर सहमति जताई। जैसे ही समीर ऑफिस के लिए निकले, सरिता ने मुझे घेर लिया। उसने कहा, माँ, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ रोज तुम अपने दामाद के ऑफिस जा रही हो, शाम को उनके साथ हंसती खेलती घर लौटती हो। अब भी तुम दोनों में सास दामाद का रिश्ता बरकरार है या फिर सीमाएं पार हो गई हैं? उस समय सरिता कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। मैंने उस पर जोर से चिल्लाई, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, मुझ पर चिल्लाने की बजाय एक बार यह सोचो कि तुम्हारा और तुम्हारे दामाद का रिश्ता किस मोड़ पर जा रहा है। अगर मेरी बात समझ में नहीं आई तो तुम यहां से जा सकती हो। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे आंसुओं की परवाह किए बिना सरिता ऑफिस चली गई। उसके बाद 5 घंटे बीत गए, लेकिन मैं अपने कमरे में बैठी आंसू बहाती रही। समीर के लगातार फोन आ रहे थे, लेकिन मैंने फोन उठाने से इनकार कर दिया। 5 घंटे बाद मैंने खुद को संभाला और अपना बैग पैक करने लगी। जैसे ही मैं सरिता के घर से निकलने लगी, दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कि बाहर मेरा दामाद गाड़ी पार्क कर रहा था। मुझे अचानक जाता देख उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और सीधे घर के अंदर ले आए। कमरे में पहुंचते ही समीर ने मेरा बैग खाली कर दिया। वह बोले, सासू मां, ये क्या हो रहा है? आप बिना कुछ कहे यहां से क्यों जा रही हैं? मैंने उन्हें सरिता की बात कुछ नहीं बताई। मैंने कहा, मेरे कारण शायद आपके रिश्ते में दूरियां आ रही हैं। अब मुझे भी यहां आए काफी दिन हो गए हैं। मैं अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ना चाहती। आप अपने जीवन में खुश रहिए, अब मुझे यहां से जाना चाहिए। मैं फिर से अपना बैग पैक करने लगी। तभी दामाद ने मुझे अपनी ओर घुमाए। फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने कहा, सासू मां, जरूर सरिता ने आपको कुछ बुरा भला कहा होगा। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि उसकी बातों पर ध्यान न दे। वह मूर्ख है, उसे खुद को संभालना नहीं आता। मुझे तो लगता कि आपकी बेटी आपसे जलने लगी है। जो लोग जलते हैं वे दुआ नहीं देते, इसलिए आपको भी बेफिक्र होकर ठाठ से रहना चाहिए। समीर मुझे हंसाने की कोशिश करने लगे। मेरी आंखों में आंसू देखकर उन्होंने मेरे आंसू पोंछे और कहा, किसी की बातों से इतना हताश मत होइए, मैं आपके साथ हूं। उनके बोलने में एक अलग ही प्यार था। उस दिन के बाद से रोज रात को जब सरिता सो जाती, समीर मेरे कमरे में आने लगे। अब उनका मेरे कमरे में आना मुझे खटकता भी नहीं था, क्योंकि हमारा रिश्ता एक अलग ही मोड़ पर जाने लगा था।
अब समीर मेरे सिर्फ दामाद नहीं रहे, 4-5 दिन से समीर मेरे कमरे में आ रहे थे। कुछ दिन बाद अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि अगर सरिता को यह सब पता चल गया तो, इसलिए मैं समीर के सामने यह सवाल रखी। मैंने कहा, समीर, तुम रोज रात को सरिता की नजरों से छुपकर मेरे कमरे में आते हो, लेकिन क्या तुम पक्का करते हो कि वह गहरी नींद में होती है? अगर तुम्हारी लापरवाही के कारण सरिता अचानक मेरे कमरे में आ गई और उसने यह सब देख लिया तो क्या होगा? इस पर समीर ने कहा, सासू माँ, कभी न कभी हमें इस स्थिति का सामना करना ही होगा। जो काम मेरी पत्नी को करना चाहिए था वह आपने किया, इसमें आपकी क्या गलती है? उसे वक्त रहते सब कुछ समझना चाहिए था। अब वक्त उसके हाथ से निकल गया है। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, नहीं तो आपके चेहरे पर भी झुर्रियां आने लगेंगी। आप चिंता मत करें, बस सरिता के सामने इस रिश्ते को स्वीकार करने का साहस रखिए। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक सरिता कमरे में आ गई। मैंने उसका नाम लिया ही था कि वह वहां मौजूद हो गई थी। हम दोनों सास और दामाद एक दूसरे को देखने लगे। सरिता तो हमें साथ देखकर हमारी ओर बस देखती ही रह गई थी। उसने कहा, मुझे तुम दोनों पर पहले ही शक हो गया था। समीर, तुम्हें क्या लगा कि तुम रोज रात को मुझे चकमा देकर जाते हो और मुझे इसका बिल्कुल पता नहीं चलता? मैं तो बस मौके का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मुझे तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ना था। अब तो मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं और तुम्हें इस हालत में भी देख लिया है। सरिता बोल ही रही थी कि तभी समीर का फोन बजा। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर पहले जब वह मुझे समझा रहा था तो उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। कुछ ही मिनटों बाद वह एक शख्स को लेकर कमरे में वापस आया। वह तीसरा शख्स और कोई नहीं बल्कि समीर का बॉस था। उसे आधी रात को घर में देखकर सरिता चौंक गई। उसने बॉस की ओर देखकर कहा, आप इस समय यहां कैसे? बॉस आश्चर्यचकित होकर सरिता को देख रहे थे। तब सरिता बोली, आप यहां क्यों आए हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे अब एक गवाह मिल गया है। वह बॉस के सामने मेरे और मेरे दामाद